आपको पता है कि गवादर पोर्ट बनाने के मंसूबे को कब सोचा गया? 1993 में। तो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, लॉबीज हैं, जो पाकिस्तान पर फोकस रखी हुई थी, उन्होंने देख लिया था कि अब बलूचिस्तान एक सोने की कान बनने जा रहा है। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कुछ जो है वो दहशतगर्द तंजीमें हमारे से वजूद में आई हैं। वहाँ पर BLA चाहती क्या है कि इस सूबे में, बलूचिस्तान में अस्पताल ज़्यादा हों। 18वीं तरमीम के बाद अगर हम बात करें तो अब तो ये रौला ही ख़त्म हो गया ना। पहली दफ़ा मैं ये सुन रहा हूँ दुनिया में कोई मुसल्लह तंजीम इस बुनियाद पर हमारे से वजूद में आई है कि वो ये चाहती है कि उसके सूबे में या उसकी लैंड पर तरक्की ना हो। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीम नवाज़। पाकिस्तान में सरहद पार दरअंदाजी कोई नया मसला नहीं है। चंद सालों कबल अगर हम 2016 की बात करते हैं तो एक शख्सियत ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हुई और ईरान की सरहद को इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान में दाखिल होते वक्त उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई पहला शख्स नहीं था, बल्कि इससे कबल भी ऐसी मुतअद्दिद शख्सियात जासूसी के लिए पाकिस्तान में दाखिल होती रही हैं और इनका जो मरकज़ है वो पाकिस्तान के अमन व अमान को तबाह करना है। हम बात कर रहे हैं कुलभूषण यादव की, जो 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गर्ज से ही दाखिल हुआ था और इससे पहले से ये एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको डील कर रहा था और किस तरह से उनको पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरह उनको आलाइकार बनाना है। ये तमाम तर जो प्लानिंग्स हैं वो इसकी ही सरबराही में सरअंजाम पा रही थी और ये इंडियन कमांडिंग हम ये बात करते हैं कि बहरिया का कमीशन ऑफिसर था जिस वक्त इसको हिरासत में लिया गया था। अब भी पाकिस्तान की हिरासत में ये शख्स मौजूद है और कुलभूषण यादव का खुद का एतराफ़ है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए, अलहदगी पसंद तंजीमों को, शिद्दत पसंद तंजीमों को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए न सिर्फ ये कि फ़ंडिंग कर रहा है, बल्कि उनको भरपूर सपोर्ट भी की जाती रही है। इसी पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे कि बलूचिस्तान का जो एक हालिया वाक़या रूनुमा हुआ है बुलान में, और जब हम बात करते हैं सानह जाफ़र एक्सप्रेस की, तो इसको किस तरह से कामयाबी से पाकिस्तान के सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ ने नाकाम बनाया है और कुलभूषण यादव जैसे मुतअद्दिद किरदार जो पाकिस्तान में इन तंज़ीमों को सपोर्ट करते हैं, उनकी इस कोशिश को भरपूर तरीके से उसका सर कुचलते हुए नज़र आए हैं। इसी पर कुछ गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन अली आबिद। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान है क्या? बलूचिस्तान एक हीरा है जो कोयले के अंदर मौजूद है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो एक कोयला और काला-काला नज़र आता है, लेकिन दुनिया की जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं ना, उसकी चमक बलूचिस्तान की वो उनको नज़र आती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% लैंड रखता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट रखता है। बलूचिस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी और आने वाले वक्तों की एक इंतहाई ताकतवर तरीन, मजबूत तरीन और मुआशी हवाले से इंतहाई अहम तरीन पोर्ट रखता है, यानी कि गवादर। जी। तो अब पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान है क्या, बलूचिस्तान का कज़िया क्या है। बलूचिस्तान की आबादी पाकिस्तान की आबादी का 7% भी नहीं है। पाकिस्तान की अगर आबादी हम लगाएं, इस वक्त मेरे ख्याल में आदाद-ओ-शुमार ये है कि 25 के करोड़ लगभग पाकिस्तान की आबादी है, तो बलूचिस्तान की टोटल आबादी इस वक्त 1.5 करोड़ है। बलूचिस्तान में अगर एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करना हो तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ता है। बलूचिस्तान में अगर आप रसद के मामलात देखें या आपने अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक बड़ा इंसिडेंट हो जाए, वहाँ पर आपको कोई रेस्क्यू का काम करना हो, तो वो काम करने के लिए बड़ी मुश्किलात आपको झेलनी पड़ती हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों ने इस वक्त इस पूरी सूरत हाल को देख रखा है। पिछले 77 सालों में बलूचिस्तान मुश्किलात का भी शिकार रहा है, हुँ। पॉजिटिविटी का भी शिकार रहा है। अब इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कुछ जो है वो दहशतगर्द तंजीमें हमारे से वजूद में आई हैं वहाँ पर। अब अगर हम बात करें, ये जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसका वजूद कब हुआ? ये सन 2000 में इसका वजूद हुआ था। आपको मैं ख़ास बात बताऊँ, आपको पता है कि गवादर पोर्ट बनाने के मंसूबे को कब सोचा गया? 1993 में। 1993 में वफ़ाक़ी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि बलूचिस्तान में एक पोर्ट बनानी चाहिए। 95 में उसको बनना था, लेकिन मुआशी मामलात पाकिस्तान के ख़राब थे, तो फिर उसको 2 साल के लिए पोस्टपोन किया गया। फिर 97 में ये फ़ैसला हुआ कि अब जो है वो काम का आगाज़ करवाया जाए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे और कुछ सैंक्शंस भी लगी हुई थी, आगे दीगर मामलात हो रहे थे, तो उस चक्कर में वो भी डिले हो गया। फिर अल्लाह अल्लाह करके, कहते हैं ना, कुफ़र टूटा खुदा खुदा करके 2002 में जो है वो गवादर पोर्ट के मंसूबे का आगाज़ हुआ। लेकिन सन 2000 में ही BLA बना दी गई और दहशतगर्दी की इक्का-दुक्का कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया।
तो इंटरनेशनल जो लॉबी। ममालिक हैं, लॉबीज़ हैं, जो पाकिस्तान पर फोकस रखी हुई थी, उन्होंने देख लिया था कि अब बलूचिस्तान एक सोने की कान बनने जा रहा है। वो कि पहले से ही पता था कि सोने की कान है। हम्म। तो जब हमारे दुश्मनों को, कुछ एलानिया दुश्मन, कुछ गैर एलानिया दुश्मन, उनको पता लग गया कि अब ये गवादर जो है वो एक नया हब, बिज़नेस हब बनने के लिए जा रहा है, तो उसके बाद रेशा ईमानियों का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ हुआ। बीएलए नामी एक दहशतगर्द तंज़ीम मारिज़ वजूद में आई और उसके बाद फिर उसकी बच्चा तंज़ीमें कई जगह निकलीं और हमने देखा कि दहशतगर्दी की वारदातें होना शुरू हो गईं। अब मेरा एक सवाल है, और यकीनन ये बलूचिस्तान का जो एक आम फ़र्द है वो भी सवाल करता है, बीएलए चाहती क्या है? यकीनन आपके ज़हन में भी ये सवाल होगा, हमारे नाज़रीन के भी ज़हन में ये सवाल होगा कि भई बीएलए चाहती क्या है? भाई बीएलए को तो मेरे ख्याल में अगर कोई आपके हुकूक के लिए जंग लड़ा रहा है तो उसको तो ये चाहना चाहिए कि इस सूबे में, बलूचिस्तान में अस्पताल ज़्यादा हों, सूबे में स्कूल ज़्यादा हों, सूबे में कैडेट कॉलेजेस ज़्यादा हों, सूबे की मईशत स्ट्रॉन्ग हो, सूबे में तरक्की हो, सूबे में रोज़गार हो, नौकरियां हों, ये चीज़ें होंगी ना। लेकिन हमने देखा जब बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया था तो बलूचिस्तान में फ़कत चंद 100 स्कूल थे, आज हज़ारों की तादाद में स्कूल हैं। बलूचिस्तान में शायद इक्का-दुक्का कोई कैडेट कॉलेज हो तो हो, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं शायद मेरे ख़्याल में एक आध ही था। आज दर्जनों कैडेट कॉलेजेस काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में शायद फ़ील्ड हॉस्पिटल की बात करें तो जब क़याम पाकिस्तान की बात करें तो शायद व नादिर मेरे ख़्याल में चंद उँगलियों में गिनती किए जा सकते हैं, उतने अस्पताल थे। आज बेइंतिहास सैकड़ों के करीब अस्पताल हैं। मईशत काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर 18वीं तरमीम के बाद अगर हम बात करें, तो अब तो ये रौला ही ख़त्म हो गया ना कि वफ़ाक़ हमें पैसे नहीं देता। अब तो महासिल सूबे अपना खुद ही वसूल कर लेते हैं। हम्म। एक अपना परसेंटेज तय हो गई है, वही परसेंटेज सिंध ले रहा है, वही पंजाब ले रहा है, वही केपीके ले रहा है, वही बलूचिस्तान ले रहा है। तो अब ये वाला तो रौला ही ख़त्म हो गया कि हमें पैसे नहीं दिए जाते, वफ़ाक़ हमें पैसे कम देता है या वफ़ाक़ हमारे पास तरक्याती काम नहीं कराता। फिर बलूचिस्तान का सीएम क्या कभी गैर बलूच बना है? हमेशा से बलूच बनता है। बलूचिस्तान के जो वज़रा हैं क्या वो गैर बलूच होते हैं? हमेशा से बलूच होते हैं। अब मसला क्या है? लड़ाई अगर लड़नी है तो आप असेंबली के फ्लोर पर लड़ते हैं। आप वहाँ पे जाके बताते हैं कि भई हमारे इलाके में तरक्की नहीं हुई, आप अपने इलाके में तरक्की कर रहे हैं। और पहली दफ़ा मैं ये सुन रहा हूँ दुनिया में कोई मुसल्लह तंज़ीम इस बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आई है कि वो ये चाहती है कि उसके सूबे में या उसकी लैंड पर तरक्की ना हो। वो ये कहती है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं, हम अपनी जो मादनियात हैं, वो निकालने नहीं देंगे। दुनिया में तरक्की जो है वो तो मादनियात निकाल के ही होगी ना। अरबों ने तरक्की तेल निकाल के की हम्म। या तेल को अपने पास रख के करी। ऐसा ही है। तो यही सबसे बड़ा सही। प्रश्न है। तो अभी जिस तरह से डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, हमने भी सुनी और इस बात का बाकायदा तौर पर वाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर दिया गया कि ये जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला है, ये भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्द ज़हनियत जो काम कर रही है, उसका तसलसल है। तो इस तसलसल को तो हम देख रहे हैं कि कई अरसे से ये जारी है और खुदा न खास्ता आइंदा भी ऐसे कुछ वाक़यात मुमकिन हैं, हो सकते हैं। लेकिन क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पाक फ़ौज के अलावा बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है? आखिर है किसकी? बेसिक ज़िम्मेदारी किसकी है बलूचिस्तान का अमन? देखें, लॉ एंड ऑर्डर ये तो सूबे की ज़िम्मेदारी होता है। फ़ौज की ज़िम्मेदारी सरहदों तक होती है। सरहद पे गैर मुल्की फ़ोर्सेस हमला कर दें तो फ़ौज जो है ना रिटेलिएट करेगी, फ़ौज जो है वो जवाब देगी, पुलिस नहीं जाती है। तो इसी तरीके से अगर कत्ल हो जाए शहर में या कोई बदअमनी का वाक़या पेश आ जाए तो पुलिस का काम है। अब बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि बलूचिस्तान को सिक्योरिटी के लिहाज से 3 टियर्स में जो है ना वो कैटेगराइज़ किया हुआ है, एबीसी हम कर लेते हैं। ए वो एरियाज़ हैं, क्वेटा आप ले लें और गिरदुनवा के कुछ इलाके ले लें, जहाँ पर फिर थोड़ी बहुत हुकूमती रेड है। पार्शियली तो डेवलप का। वहाँ पर पुलिस जो है वो अपनी कुछ न कुछ जो है वो रेड मनवाने में कामयाब हो जाती है। अब आ जाता है बी एरिया। बी एरिया में आपकी लीवीज़ वहाँ पे काम करती हैं, सही है ना? अब लीवीज़ जो होती हैं नीम खासादार फ़ोर्स होती हैं। अब उनकी रिक्रूटमेंट कहाँ से होती है? उनकी रिक्रूटमेंट ज़्यादातर जो है ये जो वहाँ के वॉरलॉर्ड्स हैं या वहाँ के जो सरदार हैं, उन्हीं के लोगों पर मुश्तमिल वो लीवीज़ होती है। अगर आप बुगटी के एरिया में हैं तो उनकी लीवीज़ बुगटी वाले होते हैं। अगर आप मरी के एरिया में हैं, मेंगल के एरिया में हैं, तो वहीं से वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। तो लीवीज़ उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती है और वो इस बात की गारंटी देते हैं, ज़मानत देते हैं कि यहाँ पर जी बदअमनी का वाक़या पेश नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। कबाइल की बुनियाद। बिल्कुल, ठीक। सही। और सी हम वो क्लास कह लेते हैं जहाँ पर मेरे ख़्याल में लीवीज़ की भी पहुँच नहीं होती। बिल्कुल जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर जिससे कि अभी ये जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, बिल्कुल। तो ये तो इंतहाई दुश्वार गुज़ार और दूर-दराज़ इलाका है ना, इस टाइप के इलाके होते हैं।
तो अब बदअमनी की और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी है, वो तो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मसला ये है कि जब से बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत का क़याम अमल में आया है, 1973 या इनके बाद से हम बात कर लेते हैं। कभी भी वहाँ के जो मामलात हैं, बलूचिस्तान की किसी हुकूमत ने खुद ओन नहीं किए। अब सबसे आसान काम ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दें। तो क्यों? जब आपकी हुकूमत तश्कील पा चुकी है, आपकी असेंबली है, आपका तमाम तर सेटअप है, तो ज़िम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। देखिए, ज़िम्मेदारी उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल लेना बनती है, ज़िम्मेदारी उनकी तनख्वाह लेना बनती है, मिनिस्ट्री लेना बनती है, उसके अलावा जो है ठेका लेना बनती है और दीगर जो जो मरा हाँ, मामलात होते हैं वो जो है नहीं अंडर द टेबल भी बहुत सारे मामलात होते हैं ना, आपको पता ही है पाकिस्तान है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान है। तो वो सब ज़िम्मेदारी उनकी बनती है, बाकी ज़िम्मेदारी उनके नज़दीक एस्टेब्लिशमेंट की बनती होगी। तो भई बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी जो है वो सरहदों पे होती है। ठीक है ना? एस्टेब्लिशमेंट सरहदों पर काम करेगी ना फ़ौज। फ़ौज कोई शहर के अंदर थोड़ी काम करेगी। चलें एक अलग बात है कि कोई डिज़ास्टर हो जाए, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फ़ौज आती है, दुनिया भर में आती है। डिज़ास्टर हो जाए तो समझ में आती है। लेकिन मसला ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है। ज़िम्मेदारी तो नहीं होती ना। ये भी जो आज वाक़या पेश आया ट्रेन का, ये भी ज़िम्मेदारी किसकी थी? ये रेलवे पुलिस की थी ना। एग्ज़ैक्टली। वहाँ की लोकल बॉडीज़ की थी ना, पुलिस की थी ना, डीसी की थी ना। ये फ़ौज की तो ज़िम्मेदारी नहीं है कि ट्रेन के अंदर क्या फ़ौजी एहलकार बैठेंगे हुँ, सिक्योरिटी देने के लिए? तो फिर बेहतर ये है कि ऐवानों में भी जाके वही बैठ जाएँ। हुँ। फिर ज़रूरत क्या है आप लोगों की? जब हर काम के लिए आपने फ़ौज को ही तलब करना है, फ़ौज इतना को ही आप खासा बजट आप लोगों के लिए बनाया जाए, एक फ़ौज ज़फ़र मौज हो एमपीएस की, अपना आपके वज़रा की, आपके मिनिस्टर्स की, तो ख़त्म कर देते हैं फिर। फिर बेहतर ये है कि ऐवानों में भी जाके फ़ौजी बैठ जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा, बीएलए की हम बात कर रहे हैं, तो बीएलए का मसला तो हमने देख लिया कि वो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। और हमने भारत को भी देख लिया कि भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, या सीपैक का जिस तरह से ज़िक्र होता रहा है, तो वो अफ़गानिस्तान के लिए भी एक बड़ा मसला है, भारत के लिए भी बड़ा मसला है। लेकिन क्या कुछ और क़ुव्वतें भी ऐसी हैं, हमें आलमी सतह पे कुछ ऐसे मज़ीद किरदार नज़र आते हैं, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में मख़दूश सूरत-ए-हाल रहे बदअमनी की और कभी भी अमन कायम ना हो सके? देखें, कुछ होते हैं छुपे हुए दुश्मन और कुछ होते हैं सामने वाले दुश्मन। दोस्त नुमा दुश्मन। बल्कि हाँ, ये भी कह सकते हैं कि दोस्त-नुमा एक दुश्मन। तो हमें मालूम है कि हाँ, दुश्मन है, एक तो मालूम है दुश्मन कि भई ये मशरिक़ में बैठा हुआ और है एक दोस्त और ये हरकतें दुश्मन। करता रहता है, ये अफ़गानिस्तान से बैठ के भी कर रहा है, कभी ईरान से बैठ के भी कर रहा है। कुछ हद तक हमने देखा कि हाँ, कुछ जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी होती है तो उनके ताने-बाने हमें ईरान में भी मिले। आपको याद होगा आज से लगभग कोई सवा साल पहले जनवरी 2024 में अटैक्स किए गए थे। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्सेस ने स्ट्राइक्स की थी ईरान में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी करते हैं उनके लोगों को जो है वो मारा था। तो ये वाले ही तो वाक़यात हमने माज़ी में देखे हैं। खुद आपने जब अपना इंट्रो स्टार्ट किया था तो कुलभूषण यादव का ज़िक्र किया। तो इस टाइप के लोग हमारे इस बॉर्डर से भी आते हैं, ईरान के बॉर्डर से भी आते हैं। अफ़गानिस्तान में तो अब बेस कैंप बन चुका है और जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी डीजीआईएसपीआर की और सीएम बलूचिस्तान की मुश्तरका तौर पर और इससे पहले भी जो बातें की गई हैं कि अफ़गानिस्तान तो इस वक्त मरकज़ी अड्डा बन चुका है ना। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करनी है, पाकिस्तान में कोई भी मुश्किलात खड़ी करनी है, जो कुछ भी करना है, अफ़गानिस्तान तो इस वक्त मेन हब बन गया है। दुनिया भर के ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी लड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान में टेररिज़्म कराना चाहते हैं, उनको किसी को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो है ना, हुँ। टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है। पाकिस्तान में जो कराना है करा लो। हाँ, क्योंकि कायम-मक़ाम गवर्नर का बेटा हो, वो यहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस है। उनकी जो फ़ोर्सेज़ हैं, उनके ऑफ़िसर्स हों, वो यहाँ पर दहशतगर्द बन के कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। तो अब इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से खुलकर दुश्मनी कर रहा है, और वो ये चाहता भी है कि वो दूसरों का आला-ए-कार बनकर अपने मफ़ाद के लिए इसी तरह से काम करता रहे। अभी आप देखें ना, खुद डीजीआईएसपीआर भी कह रहे थे ना कि नाइट विज़न जो कैमराज़ हैं, जो अमेरिकन फ़ोर्सेस छोड़ के गई थीं, अब वो दहशतगर्दों के हाथों लग गए हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, पिछले 6 महीने में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, उनमें 90% अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया गया है और वो असलहा है जो अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में छोड़ के गई थीं, जिनको तालिबान ने अपने कब्ज़े में ले लिया था और पाकिस्तान ने बार-बार इस बात को आलमी बिरादरी के सामने उठाया था कि उस असलहे को वापस लिया जाए। क्योंकि अफ़गान तालिबान ने इस हद तक जो है वो प्रोफ़ेशनल नहीं है कि वो उन असलहे को जो है बाहिफ़ाज़त रख सकें। और पाकिस्तान का शक जो है वो बिल्कुल हकीकत में बदल गया। वही असलहा दहशतगर्दों के हाथों में लगा। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जानबूझकर लगा हाँ, या चोरी कर लिया या कुछ हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अपना ऑपरेशनली कुछ मामलात ख़राब हो गए हैं, वो एक अलग बात है। जी। लेकिन वो दहशतगर्दों के हाथों में लग चुका है असला और अब वो दहशतगर्द वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जिस तरीके से अब यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा और आवाम के जहनों में भी सवाल आ रहा होगा, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका काउंटर किस तरह किया जाएगा? तो अब इतलात तो यही आ रही हैं और एक दिन पहले जो फ़ौजी क़यादत की तरफ से एक जुमला आया है ना कि रूल ऑफ द बिज़नेस और रूल ऑफ द वॉर जो है वो अब चेंज हो गए हैं। तो अब देखना ये है कि ये जैसे ही चेंज होते हैं रूल, तो उसके बाद जो है क्या तब्दीली आती है। मेरे ख़्याल से अब जो ये कमी-गाहें हैं, चाहे ये बलूचिस्तान के दहशतगर्दों की हों, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों की कमी-गाहें हों, या फिर अफ़गानिस्तान में बैठकर जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोगों की कमी-गाहें हों। अब मेरे ख़्याल में आने वाले वक़्तों में मुँह तोड़ जवाब दिया यानी जाएगा। मुमकिना तौर पर जो रियासत ने तय करना है कर लिया है और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये कह दिया गया है बाकायदा तौर पर कि जी तमाम तर ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए अब इन कमीनगाहों का सफाया बिल किया जाएगा और पाकिस्तान के अमन पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा, नहीं देखा आप जाएगा। एक और भी चीज़ देखें ना, नैरेटिव भी तो बनाया जाता है ना। अभी इंडिया की मुसलसल बात आ रही थी कि इंडियन मीडिया ने जो है वो हमला हुए हुए मेरे ख़्याल में आधा घंटा भी नहीं हुआ था। ये जो खबर आई थी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। हिंदुस्तान ने जिन एंकर्स को या जिन रिपोर्टर्स को छुट्टी दी हुई थी, उस दिन छुट्टी से वापस बुलवा लिया और स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया। और उसके बाद और फेक न्यूज़ हैं कि और फिर एआई जनरेटेड वीडियोज़ और उसके अलावा जो है वो कुछ पुरानी वीडियोज़ को लेकर उन्होंने प्रॉपर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। मलहूबा तैयार कर और और नैरेटिव क्या बिल्ड करने की कोशिश करी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो इस काबिल नहीं है कि दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। तो भाई सिर्फ़ एक बात बताऊँ आपको, मुंबई के अटैक हुए थे, 10 दहशतगर्द थे, 4 दिन लगे थे काउंटर करने में। यहाँ 33 दहशतगर्द थे, 33 घंटे भी नहीं लगे, फुल फ्राई कर दिए गए। फुल फ्राई कर दिया गया। हमारा वक़्त ख़त्म हो चुका है पॉडकास्ट का, लेकिन हमने जिस तरह बात की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उनके इस बयान के हवाले से कि भारत समेत उन तमाम तर ममालिक का जो एजेंडा है या जो इस कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं कि किस तरह से पाक सरज़मीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह बना दिया जाए और यहाँ का अमन व अमान स्टेक पे लगा दिया जाए, ऐसा हरगिज़ होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि पाक फ़ोर्सेज़ मुस्तकिल चाको-चौबंद हैं और जाफ़र एक्सप्रेस जैसे जो इस तरह के बेशतर अटैक्स हुए हैं, उनका मुँहतोड़ जवाब दिया गया है और मुस्तक़बिल के लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, इसके बारे में भी ऐलान कर दिया गया है कि अब बाकायदा तौर पर एक बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है और बग़ैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के और बग़ैर ये सोचे कि ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है और ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि आप कौमों का सहारा लेकर दहशतगर्दी करते हैं, आप कबाइल का सहारा लेकर दहशतगर्दी करते हैं, आप मज़हब का नाम लेकर दहशतगर्दी करते हैं। अब इस तरह का कोई उज़्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपको सिर्फ़ बतौर दहशतगर्द ट्रीट किया जाएगा। आज के इस पॉडकास्ट के लिए मुझे और अली आबिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।